So now let's start with the TB. TB is also known as the tuberculosis. ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है। अब हम समझते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। बेसिकली ये कैसे ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है, अब मैं टीबी बोलूँगा आसानी के लिए। एग्जामिनर सेज के अगर आप ट्यूबरक्लोसिस लिखो पहली दफ़ा, फिर मैं वही कहता हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा आंसर में ट्यूबरक्लोसिस लिखो सो दैट्स ओके, और उसके बाद आप एब्रीविएशन के लिए टीबी यूज़ कर सकते हो। पर एट द फर्स्ट इफ़ यू आर राइटिंग टीबी तो आप मार्क्स की में देखोगे कि ट्यूबरक्लोसिस लिखा हुआ था यूजुअली, तो टीबी बहुत रेयरली एक्सेप्टेबल होता है। अगर आप एक दफ़ा ट्यूबरक्लोसिस लिखते हो फिर आपको लगता है अपने आंसर को कंटिन्यू करने में आपको वापस ट्यूबरक्लोसिस को लिखना पड़ेगा और वो सेम वर्ड आ रहा है तो फिर आप उसकी जगह एब्रीविएशन यानी कि टीबी यूज़ कर सकते हो वर्ड, लेकिन इट्स बेटर टू यू फर्स्ट गिव द कंप्लीट नेम ऑफ द स्पेसिफिक थिंग विच योर एब्रीविएटेड लेटर। ठीक है, अब ट्यूबरक्लोसिस होता कैसे? वो बंदा जिसे ऑलरेडी टीबी हुआ है वो खांसता है, ठीक है, एरोसॉल ड्रॉपलेट्स कैरिंग द पैथोजन। अब यहाँ पर कुछ एरोसॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो उस पर्सन के खुद के ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसके वो जब खांसता है तो एटमॉस्फेयर में कुछ एरोसॉल ड्रॉपलेट्स मतलब आ जाते हैं, ठीक है, और वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके वो बेसिकली पैथोजन कैरी करते हैं, उनके पास पैथोजन होते हैं। तो पैथोजन बेसिकली खांसी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इन दिस केस इनहेल्ड बाय अनइन्फेक्टेड पर्सन, वो बंदा जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ, जो कि टीबी जिसको वो उसको टीबी नहीं हुआ, अब उसने क्या लिया, जब उसने सांस ली यानी कि अपने आप को एटमॉस्फेयर को इनहेल किया तो उसने उन ड्रॉपलेट को भी इनहेल कर लिया जो पैथोजन रखते थे अपने पास फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो तभी कहते हैं कि हाथ रख के खांसना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और मास्क वेयर करो ताकि खांसी आए तो फिर मास्क एब्जॉर्ब करे, ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में नहीं जाए, हाथ रख के खांसो ताकि बीमारी ना फैले। तो ये एक हमारे पास प्रिकॉशन होता है जो कि हमें बचपन से बताया जाता है। इसके अलावा और कंजम्पशन ऑफ मिल्क या मीट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैरिंग टीबी, हम किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का मीट खाते हैं या उसका मिल्क पीते हैं जिसमें ऑलरेडी टीबी हुआ होता है। फॉर सपोज़ हमारे पास चिकन है, चिकन को फॉर सपोज़ टीबी हो गया और हम चिकन का मीट खा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर चिकन को टीबी है और हम टीबी वाली चिकन का मीट खा रहे हैं तो फिर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमें भी टीबी हो जाए। इसी तरीके से अगर हम किसी इन्फेक्टेड काऊ का मिल्क पी रहे हैं, वो इन्फेक्टेड काऊ जिसे टीबी हुआ है तो फिर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसके मिल्क से टीबी हमें भी हो सकता है। तो दिस इज़ द वे ऑफ ट्रांसमिशन। इस तरह से तुम देख रहे हो कि टीबी किस तरह से फैल रहा है। इसके ट्रीटमेंट पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हेन टीबी इज़ कन्फर्म्ड पेशेंट्स आर आइसोलेटेड। जैसे ही कंफर्म हो जाता है कि अब आया बंदे को टीबी है या नहीं, अगर तो बंदे को टीबी होता है तो फिर उसे आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट का मतलब है कि यानी उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, उसे एक बेसिकली एक जगह पे बंद कर देते हैं। बंद इन अ सेंस कि फिर वो किसी से मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता और मुँह पर फेस टू फेस कन्वर्जेशन नहीं कर सकता। मतलब सिंपल इन अदर वर्ड्स कि वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकता, किसी से मिल नहीं सकता, उसको कंप्लीट आइसोलेट कर लेते हैं हम। और ये ज़रूरी भी है ताकि इससे क्या होगा, बेसिकली इससे ये होगा कि वो बंदा भी जल्दी रिकवर कर पाएगा और फिर ये टीबी की बीमारी फैलेगी भी नहीं दूसरों तक। सेवरल ड्रग्स सच एज द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन आर यूज टू इंश्योर बैक्टीरिया आर किल्ड। अब एक स्ट्रेप्टोमाइसिन वाली एक एंटीबायोटिक है जो कि यूज़ की जाती है टू किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ प्रिवेंशन हमारे पास ये है कि यानी कि इस बीमारी को प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंट का मतलब है कि बीमारी होने से रोक दें हम, कि बढ़े ही नहीं बीमारी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सबसे पहले तो भाई दो बंदे आपस में कांटेक्ट करेंगे। अब अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है और वो खांस रहा है तो वो अनइन्फेक्टेड पर्सन को भी मतलब टीबी पहुंचा सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर देते हैं, कॉन्टैक्ट को रोक देते हैं। कैटल आर रूटीनली टेस्टेड फॉर टीबी, जितने भी जो कैटल फार्म्स हैं उनको बेसिकली ट्रीट किया जाता है विद टीबी में, उनको डायग्नोस किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि आया इस फार्म में, ठीक है, या इस कैटल में जितने एनिमल्स हैं उन्हें टीबी है या नहीं है। और ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम वहाँ से जब मिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी बॉडी से, तो जो मिल्क हम पी रहे हैं तो हम ये चेक करें कि जो मिल्क हम पी रहे हैं वो जिस ऑर्गेनिज्म का, क्या वो ऑर्गेनिज्म उसमें टीबी में तो मुब्तला नहीं है। तो इसलिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और साथ ही साथ उसका अगर हम मीट खा रहे हैं जस्ट इन केस तो हम ये भी चेक करते हैं कि उसको वो डिज़ीज़ है तो नहीं है, मतलब है या नहीं है। तो ये भी सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए हम उस कैटल को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हम उसका टेस्ट ले रहे होते हैं टीबी का, ठीक है, जितने भी कैटल फार्म्स होते हैं। दिस इज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द टीबी। उसी के साथ साथ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं अब कि टीबी की ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में कितना स्प्रेड है। टीबी इज़ एंडेमिक, हाउएवर मोस्ट कॉमन इन पुअर एंड
क्राउडेड लिविंग कंडीशंस। टीबी वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है। पहली बात तो ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब नहीं पता तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो देख कर आओ। इस चैप्टर की पहली पार्ट में मैं तुम्हें बता चुका हूँ और इस एंडेमिक मीन्स, ठीक है। उसी के साथ साथ ये वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर पुअर, यानी कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर टीबी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और दूसरी बात, जहाँ पर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस होती है। क्राउडेड लिविंग कंडीशंस का मतलब है कि वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, आपस में क्राउड ज़्यादा होता है, मैसिव पॉपुलेशन होती है, आपस में एक दूसरे से मुलाकात आराम से हो रही होती है, और इसी की वजह से टीबी कॉज होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव एड्स और HIV। अब मैंने फिर भी बताया था HIV, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि HIV कौन सी बीमारी है। ये खुद एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कि कॉज होती है तो बंदा मर जाता है, लेकिन इस बीमारी के होने की वजह से जो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, इस वीक इम्यून सिस्टम की वजह से ये काफ़ी सारी बीमारियों को दावत देता है कि वो फिर हमारी बॉडी पे अटैक करें। तो TB इज़ वन ऑफ दैम। अगर HIV बॉडी पर अटैक करके बॉडी को कमज़ोर कर देगी, तो जैसे सारी बीमारियां बॉडी को अटैक कर रही हैं, बॉडी पर अटैक कर रही हैं, इसी तरीके से TB भी बॉडी पर अटैक कर सकता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द मिजल्स। इसके ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कंटेनिंग द वायरस। सिंपल, कोई बंदा खांस रहा है, अब वही सेम सीन है जो TB के साथ है। कोई बंदा खांस रहा है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो कोई ऐसा बंदा इनहेल कर रहा है जो कि अनइन्फेक्टेड पर्सन है, और वो जब इनहेल करेगा तो फिर वो इन्फेक्टेड पर्सन कहलाएगा, उसको मिजल्स हो सकता है। इसी तरीके से इनकी ट्रांसमिशन होती है। अब इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिजल्स के हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं। तो वैक्सीनेशन इज़ द फर्स्ट थिंग, जो कि अगर आप वैक्सीन करवा लोगे, अपने आप को वैक्सीनेटेड कर लोगे, तो फिर मिजल्स के चांसेस वेरी लो होते हैं, मतलब ना होने के बराबर, ठीक है। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेड रेस्ट एंड मेडिसिन टू लोअर फीवर। मिजल्स में ज़्यादा बुखार हो जाता है, तो उस बुखार को कम करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं बाय द डॉक्टर, और उसी के साथ साथ आपको बेड रेस्ट का भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द स्मॉल पॉक्स एराडिकेटेड। देखो ये कैसी बीमारी है। फैक्टर्स दैट लीड टू द सक्सेसफुल एराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। सबसे पहली बात, स्मॉल पॉक्स वायरस वाज स्टेबल, डिड नॉट म्यूटेट। पहली बात ये कि स्मॉल पॉक्स वायरस जो है ये एक स्टेबल वायरस है। इसका मतलब है कि म्यूटेट नहीं होता। अगर कोई चीज़ म्यूटेट हो रही है तो उसका मतलब है वो स्टेबल नहीं है। यहाँ पर ये पॉइंट भी समझ आ गया। स्टेबल का मतलब है कि वो म्यूटेट नहीं कर पाता। अच्छा, जो चीज़ म्यूटेट नहीं कर पाती उसका एक पॉइंट याद रखना कि फिर आसान हो जाता है उसमें से पता लगाना कि इसको कौन सी बीमारी है, किस टाइप की बीमारी है। ये की पॉइंट याद रखना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर ये म्यूटेट नहीं होता स्मॉल पॉक्स वायरस, और ये स्टेबल वायरस है बेसिकली। दूसरा ये कि सेम वैक्सीन वाज यूज्ड फॉर होल प्रोग्राम, वैक्सीन डिड नॉट नीड टू बी चेंज्ड। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो वैक्सीन यूज़ हुई हैं वो एक ही किस्म की है, उसको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। भाई जब वायरस ही म्यूटेट नहीं कर रहा, वायरस ही अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, तो फिर वैक्सीन अपने आप को चेंज क्यों करेंगे? वैक्सीन सेम वैसी की वैसी रहती हैं। वैक्सीन्स वाज लाइफ, ठीक है, गेव स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। वैक्सीन जो हम देते हैं बॉडी को, अब ये सिर्फ ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन वाकई में बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। समझ आ रही है? ये पॉइंट समझ आ रहा है? क्योंकि अब वो खुद एक स्टेबल है वायरस, वो म्यूटेट नहीं कर रहा, तो ऐसी मज़ेदार से ख़तरनाक वैक्सीन बना दी कि वो इम्यून सिस्टम को इतनी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग कर देती है कि हमें फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम न्यू वैक्सीन बनाएं या फिर कोई ऊंच नीच हो, कोई मसला हो, ऐसा वैसा। बात समझ आ रही है? 1 डोज वॉज इनफ टू गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, नो बूस्टर्स रिक्वायर्ड। एक ही डोज वैक्सीन की, एक ही डोज काफ़ी है लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी के लिए। लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी का मतलब है वो इम्यूनिटी जो स्ट्रॉन्ग हो रही है और स्टेबल हो रही है, वो सिर्फ कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं हो रही है, वो एक लॉन्ग लाइफ के लिए हो रही है। अच्छी खासी लाइफ के तक आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग मिलेगी अपनी सिर्फ एक डोजेज की वजह से। और कोई बूस्टर्स इसमें रिक्वायर नहीं होते कि ये भी ले लो साथ में, ये भी मेडिसिन चल जाएगी, वो भी ले लो साथ में ताकि बूस्ट कर जाए मज़ीद और आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग जो है वो एबिलिटी इन्हेंस हो जाए। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सिंपल सी डोजेज दे दो, एक डोजेज काफ़ी होती है। हीट स्टेबल और इसी के साथ साथ फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, ये हीट स्टेबल होती है, फ्रीज ड्राइड होती है। देखो अगर आप इसको कोई हीट भी देते हो तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैक्सीन पर, ठीक है। उसी के साथ साथ सूटेबल फॉर हॉट कंट्रीज़। ऑफ कोर्स हॉट कंट्रीज़ में अगर आप देखो वैक्सीन को जब तुम हीट दे रहे हो यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो फिर वो कंट्रीज़ जहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है वहाँ के लिए भी बेनिफिशियल है, वहाँ के लिए भी सूटेबल है। आइसोलेटेड एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ बेसिकली वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है।
हाँ, इतनी ज़्यादा कोई फैसिलिटी नहीं होती, जैसे कि गाँव देहात विलेजेस वगैरह, ठीक है। और इसी के साथ साथ अर्बन एरियाज़ भी याद रख लो कि अर्बन एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लाइक डेवलप एरियाज़ होते हैं, लाइक सिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह आराम से होते हैं वहाँ पर। हाँ, तो रूरल एरियाज़ में ऐसी चीज़ें नहीं होती है, तो वहाँ पर भी आपको वैक्सीन देखो इसका फ़ायदा कितना ज़्यादा है। आइसोलेटेड एरियाज़, वो एरियाज़ जो आइसोलेटेड है, यानी कि दूसरे एरिया से कहीं लिंक नहीं कर रहे या मिल नहीं रहे आपस में, ठीक है, वहाँ तक उन तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच रही है, वो फैसिलिटेट नहीं हो रहे आपस में, फिर भी ये वैक्सीन वहाँ पर सूटेबल है। और हॉट कंट्रीज़ के लिए तो ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वैक्सीन पर। फ्यू या फिर नो सिम्टमलेस कैरियर्स, इसके बहुत कम या फिर अक्सर कभी भी कोई भी सिम्टम नहीं होता। नो सिम्टमलेस कैरियर्स, ठीक है, कोई कैरियर्स ऐसे नहीं यहाँ पे जो सिम्टमलेस हो यहाँ पर, या फिर होंगे भी तो बहुत कम होंगे। नो एनिमल रिजर्वियर्स या ओनली इन ह्यूमन्स, यानी कि यहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं होता एनिमल का। हाँ, ह्यूमन के लिहाज से हम कह सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड पीपल ईजी टू आइडेंटिफाई, जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं वो ईजी होते टू आइडेंटिफाई, मतलब आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये बंदा इन्फेक्टेड है फ्रॉम मीजल्स और ये बंदा इन्फेक्टेड नहीं है फ्रॉम मीजल्स। कितना ईजी टास्क है। अगर मुझे पता चल गया कि एक बंदा इन्फेक्टेड है फ्रॉम मीजल्स, तो मैं उसको पकड़ के आइसोलेट कर लूँगा और मैं उसको डोजेज देना शुरू कर दूंगा, और मैं मतलब उसको उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दूंगा, फीवर कम करूंगा उसको बेड रेस्ट के लिए कहूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन इन्फेक्टेड है कौन अनइन्फेक्टेड है, तो फिर मेरे लिहाज से तो काम भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे की पॉइंट तो मैं समझ आ रहे हैं सारे, ये सारे मीजल्स का सीन है। इससे ज़्यादा कुछ और पूछा नहीं जाता, इससे ज़्यादा कुछ और आपको लिखना भी नहीं है। यहाँ पर जितना भी कुछ लिखा हुआ था बस वही आपको पढ़ना है। अपनी कोर्स बुक को लाजमी रीड कर लो और फिर टॉपिकल स्टार्ट कर लो ताकि प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुमसे ये एएस में भी पूछा जाता है। A2 में आई डोंट थिंक सो A2 में इतना पूछा जाता है एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड। मे बी A2 में अच्छी खासी तादाद में पूछा जाता हो। आई डो नॉट रिमेंबर अबाउट फ्रॉम द पास्ट पेपर रेफरेंस, लेकिन देख लेना एएस में तो अच्छी खासी तादाद में पूछा जाता है। अगर ये चैप्टर आ गया तो एंटीबायोटिक्स तो वो अक्सर दे देता है घुमा फिरा कर, तो वो भी पढ़ लेना, ठीक है। नाउ एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं भाई। An antibiotic is a drug that kills or stops the growth of the bacteria without harming the cells of an infected organism. एंटीबायोटिक एक ऐसा ड्रग होता है, एक ऐसी ड्रग हम इंसान को देते हैं, ह्यूमन बींग्स को देते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को देते हैं जो कि इन्फेक्टेड होता है। मे बी ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान हो, मे बी कोई जानवर हो सकते हैं, मे बी सम एनिमल, मे बी बर्ड्स, मे बी मतलब कुछ भी हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म जिसे हम ड्रग दे रहे हैं टू किल द बैक्टीरिया। लेकिन टू इंश्योर कि वो बैक्टीरिया किल हो जाए या वो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए, लेकिन मेक श्योर अबाउट इट एट ऑल कि ये जो ग्रोथ रुक रही है या ये ग्रोथ जो ख़त्म हो रही है, बैक्टीरिया मर रहा है, उसी के साथ साथ ऑर्गेनिज्म के बाकी सेल्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ये की पॉइंट भी याद रखना है आपको। ऐसा नहीं हो कि दूसरे जो सेल्स हैं ह्यूमन बींग्स के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा हो, साइड इफेक्ट पड़ रहा हो, ठीक है। सो दिस इज़ द की पॉइंट यू नीड टू नो। ये कहलाती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब एंटीबायोटिक्स जो होती है वो किस चीज़ों पे इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर का मतलब है कि घुसती हैं एंटीबायोटिक्स। जब आपने एक एंटीबायोटिक एक ह्यूमन बींग को दे दी, फॉर सपोज मैं ऑर्गेनिजम्स में यूजुअली ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन आप एनिमल्स किसी के भी ले सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग की। तो अगर हमने एंटीबायोटिक्स दी हैं तो उसका पहला इफेक्ट ये होगा कि ये इंटरफेयर करती है टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल का क्या मतलब है? सिंथेसिस का क्या मतलब है? कोई चीज़ बनाना, कोई प्रोसीजर होना, कोई प्रोसेस करना ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल जो आपको पता है ऑलरेडी कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसमें इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर का मतलब है उसमें घुसता है, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है मैक्सिमम चांस पर ताकि रुक पाए। ये होना भी ज़रूरी है ताकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा तो बैक्टीरिया भी आराम से टूट जाएगा। बात समझ आ रही है? दिस इज़ द की पॉइंट। तो एंटीबायोटिक को जब आप बॉडी में डालते हो तो ये इंटरफेयर करती है टू द सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये पॉइंट आपको लिखना है और आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करना है। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं बताना कि हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है वो सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल को रोकती कैसे, मतलब उसमें इंटरफेयर होती कैसे। ये आपको इतना डेप्थ से नहीं पता होना चाहिए, पर ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल वॉल पे इसका अटैक होता है, मतलब वहाँ ये इंटरफेयर करती है। उसी के साथ साथ एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। उसी बैक्टीरिया के जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन में जितने प्रोटीन है उनकी एक्टिविटी के अंदर इंटरफेरेंस करती है। अब वो प्रोटीन्स क्या एक्टिविटी कर रहे होंगे? प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, सही है। उसी के साथ साथ बाकी किस्म की व्हाट वी कैन जैसे प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर पाए। तो ये उन चीज़ों उन सब के अंदर इंटरफेयर करती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ एंजाइम एक्शन।
एंजाइम का जो एक्शन होता है ये उस पर भी इफेक्ट करती है। हमारे पास वायरसेस या बैक्टीरिया में जो एंजाइम के एक्शन होते हैं, सेल वॉल में एंजाइम सेल, हमारे पास जो सेल होता है ह्यूमन का या कोई भी ऑर्गेनिज्म का, उसके जो एंजाइम एक्शन है उस पर भी इफेक्ट करती है, उसको भी इंटरफेयर करती है कि भाई वो आया देखे कि एंजाइम एक्शन कर क्या रहा है। अब इसको मजीद देखो, ये जितने पॉइंट्स लिखे मैंने आपको लिखने हैं, लेकिन समझाने नहीं बैठना, क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, कि इतनी डेप्थ से नहीं पूछा जाएगा ना, कैम्ब्रिज कभी पूछता है, लेकिन एटलीस्ट ये पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको कि वो एंजाइम एक्शन को भी इंटरफेयर करती है, एंजाइम जो एक्शन कर रहा है उसमें भी इंटरफेरेंस कर रही है। साथ साथ डीएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं या जो डीएनए बन रहा होता है उसके सिंथेसिस में भी ये इंटरफेयर करती है, कि ये देखे कि भाई बैक्टीरिया का सिंथेसिस, बैक्टीरिया के प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है या फिर सेल के अपना ही जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में अपने ही उसके ओन सेल्स का या होस्ट सेल कह लो उसके सिंथेसिस हो रहा है या उसके डीएनए या प्रोटीन का। तो ये सारी चीज़ों में इंटरफेरेंस का ज़रूरी होता है। अब ना इन द कैम्ब्रिज लेवल आपसे एक एंटीबायोटिक का पूछा जाता है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दैट इज़ पेनिसिलिन। और ये एंटीबायोटिक आपको पता होनी चाहिए कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे एक्ट कर रही होती है, ये सारा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स अब इसके बारे में तो पूछा जाएगा आपसे। हाउ पेनिसिलिन एक्ट्स ऑन बैक्टीरिया। पेनिसिलिन वो बेसिकली एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया पर एक्ट करती है, बैक्टीरिया को मारती है, ख़त्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है। कैसे? Penicillin prevents the synthesis of cross-links which held together a bacterium's peptidoglycan walls. So penicillin is only effective when bacteria are growing. इससे पहले पॉइंट तो ये पता चल रहा है कि जब भी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं तो उसकी सेल वॉल पर अफेक्ट करती है, उसकी सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको प्रिवेंट करती है इन द पेप्टिडोग्लाइकन वॉल्स, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल का नाम अब मैं इतना बेसिक नहीं समझाऊंगा कि प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। ये मैं हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं और बहुत डिटेल से पढ़ा था वहाँ पर। तो पेप्टिडोग्लाइकन का बेसिकली ये फंक्शन है कि यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, अब ऑफकोर्स चूँकि वो ग्रो कर रहा है तो वो अपनी सेल वॉल को भी ग्रो कर रहा है। बात समझ आ रही है? खुद ग्रो कर रहा है तो मतलब वो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सारी चीज़ों को अपना सिंथेसाइज कर रहा है, तो ये सेल वॉल को प्रिवेंट करती है बनने से, ठीक है, और उसे क्रॉस लिंक को तबाह कर देती है। एंजाइम्स ऑटोलाइसेंस secreted create small holes that allow the wall to stretch so new peptidoglycan chains can link. इसके जो एंजाइम्स होते हैं ऑटोलाइसेंस मैंने आपको पढ़ाया था इन द चैप्टर सेल सरफेस मेम्ब्रेन में एंड ट्रांसपोर्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑटोलाइसिस कौन सा हमारे पास प्रोसेस होता है। ऑटोलाइसिस वो सेल जो अपने आप को खुद ही खाए, ठीक है। एंजाइम्स ऑटोलाइसेंस secreted create small holes that allow the walls to stretch so that new peptidoglycan chains can link. अब यहाँ पर होता ये कि हमारे पास ये जो एंजाइम होता है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ना उसकी सेल वॉल को उसके अंदर होल कर देता है, स्मॉल होल्स कर देता है, ठीक है। और ये जो स्मॉल होल्स होते हैं ये स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी कि ये स्मॉल होल्स स्ट्रेच अलाउ करते हैं ताकि न्यू पेप्टिडोग्लाइकन चेन्स आपस में लिंक कर पाएँ। यहाँ पर ये की पॉइंट अगर नहीं समझ आया है तो बाकी की पॉइंट्स को पढ़कर समझते हैं। पेनिसिलिन प्रिवेंट्स लिंकिंग बट होल्स कंटिन्यू टू अपीयर मेकिंग द सेल वॉल वीकर। यानी कि पेनिसिलिन प्रिवेंट्स लिंकिंग, पेनिसिलिन खुद क्या वर्क कर रहा है, पेनिसिलिन जो है वो लिंक को, अभी ऊपर लिखा हुआ है क्रॉस लिंक को रोकता है ताकि पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं बने। बट द होल्स कंटिन्यू टू अपीयर मेकिंग द सेल वॉल वीकर। अब एक बात याद रखना यहाँ पर कि एंजाइम के एक्शन में इंटरफेयर कर रहा था जो एंटीबायोटिक, वो इस फंक्शन के लिए कर रहा था। जब पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में होल्स हो जाएंगे तो अब खुद एक बात बताओ कि अगर तुम्हें कोई मजबूती चाहिए होती है तो अगर लाइक फॉर सपोज 2 पेपर्स हैं और तुम्हें उसको जोड़ना है तो तुम दबा कर उसमें ग्लू लगाते हो, उसके बाद तुम टेप्स लगाते हो, स्कॉच टेप्स वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से आप कोशिश करते हो कि आप ग्लू गन का यूज़ करो ताकि 2 पेपर्स आपस में सख्ती से जुड़ जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर उन 2 पेपर्स में बीच में सर्कुलर से होल्स ड्रॉ कर लूँ, मतलब होल्स को कट कर दूँ और बीच में, मतलब व्हाट आई मीन टू से कि डिस्टेंस छोड़ दूँ अच्छी खासी तादाद में, या फिर मैं कपड़े के बीच में कैंची से क्या करूँ कि मैं सिजर लूँ और बेसिकली कपड़े को बीच में से होल्स कर दूँ थोड़े बहुत, वो कपड़ा फिर स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता, वो कपड़ा वीक हो जाता है। वीक इन द सेंस कि अब तुम पेपर को थोड़ा सा तो नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो बस वो टूट जाएगा पेपर, मतलब वो फट जाएगा पेपर, सॉरी टूटेगा नहीं, फट जाएगा पेपर। इसी तरीके से कोई कपड़ा है वो फट जाएगा अगर उसमें होल्स होंगे। जो चीज़ इसमें ज़्यादा होल्स होते हैं, खुद एक बात बताओ, एक नॉर्मल कपड़ा ले लो, एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नॉर्मल कपड़ा और एक नेट,
अभी हम प्रीवियस वीडियो में बेड नेट्स पे पढ़ के आए। एक नेट उठा लो, ठीक है, जाली की तरह होता है नेट, और एक उठा लो अब कपड़ा। तो दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, मजबूत कौन सा है? आप कहोगे कपड़ा। कपड़े में कोई स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं है। कपड़ा पूरा प्रॉपर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें कोई गैप्स होल्स नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग है। जो जाली है या जो हमारे पास नेट है वो वीक है। तो जिस चीज़ में होल्स होंगे वो वीक बन जाएगा, ठीक है। एंजाइम्स की वजह से होल्स हो रहे हैं न्यूपेप्टिडोग्लाइकन चेन्स के अंदर, ठीक है, उनकी चेन्स के अंदर जब होल हो रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेल वॉल को वीक कर रहे हैं मजीद, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। स्टिल इतनी ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं रिक्वायर होती है, पर ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि हमें पेनिसिलिन क्या करता है, पेप्टिडोग्लाइकन के सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसकी लिंकिंग को रोकता है। देखो कर तो ब्रेक डाउन है, तबाह कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा है। मतलब बेसिक फंक्शन इससे क्या है कि ये लिंकिंग को रोक रहा है, और उसी के साथ साथ हमारे पास बीच में होल हो रहे हैं, द न्यू पेप्टिडोग्लाइकन चेन्स, उनके होल से करें सेल वॉल को वीक कर रहे हैं। When bacteria take up water via osmosis, जब बैक्टीरिया अब वाटर लेगा ऑस्मोसिस के ज़रिए, it cannot withstand the pressure potential exerted due to the weakened cell wall and burst. अब उसकी सेल वॉल इतनी वीक हो गई है कि जैसे ही वो बैक्टीरिया वाटर को इनटेक करेगा वाया ऑस्मोसिस के ज़रिए, तो वो जो बैक्टीरिया है वो बर्स्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसने जो उसके अंदर जो एबिलिटी थी सेल वॉल की रिजिडिटी की, वो वीक हो गई है, उसमें होल्स आ गए हैं, और उसके न्यू लिंक्स को भी प्रिवेंट किया गया है, और उसमें होल्स आ गए। तो इतनी ज़्यादा वीक कर दिया आपने पेप्टिडोग्लाइकन के सेल वॉल, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन को एग्जैक्टली, कि आराम से उसके अंदर वाटर नहीं जा पा रहा। इस वजह से क्या होता है, वाटर जब वो अंदर लेगा बैक्टीरिया तो वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। हैंस बैक्टीरिया इज डिस्ट्रॉयड। इस तरह से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो रहा है। पेनिसिलिन खुद जाकर उसे किसी ऐसी जगह पर अटैक नहीं कर रहा कि वो खुद ख़त्म हो जाए, बल्कि वो ऐसा काम कर रहा है कि जब बैक्टीरिया को पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पानी भी लेता है इनटेक वाया ऑस्मोसिस, ठीक है, और क्योंकि ग्रो करने के लिए पानी की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, कि वो पानी को भी वाया ऑस्मोसिस ले रहा है, तो वो फिर बर्स्ट हो जाता है, सिंपल, क्योंकि उसके पास सेल वॉल वीक होती है, और सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो एक वीक सेल वॉल कहाँ से रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी? फिर तो सेल वॉल ख़त्म हो गई, एक तरीके से समझो बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। और दिस इज़ द की पॉइंट, वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट अफेक्ट वायरसेस। अब बैक्टीरिया की तो बात कर ली आपने सारी, आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी पता है, नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो देखकर आओ, सेल स्ट्रक्चर का हम बता चुके हैं सब, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और वायरस का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है वहाँ पे। वायरस का स्ट्रक्चर भी रिसेंटली वीडियो मैंने डाली, उसमें वायरसेस का स्ट्रक्चर भी पढ़ा चुका हूँ मैं। वायरसेस पर अफेक्ट क्यों नहीं करता है एंटीबायोटिक, और बैक्टीरिया पर अफेक्ट क्यों करता है एंटीबायोटिक? अब ये की पॉइंट समझना, जो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, आई प्रेफर यू ऑल गाइस से आप उस पॉइंट्स को लिखते भी रहो। Antibiotics target areas of the bacterium such as its cell wall or other organelles. Antibiotics किस चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा था? सिर्फ सेल वॉल में इंटरफेयर कर रहा था? नो, वो और चीज़ों पे इंटरफेयर कर रहा था। सच एज हमारे पास वो साइड जहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, सच एज वो साइड जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ये वहाँ पर उन चीज़ों को रोक रहा था, वहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा था। इन दिस केस यहाँ पर ये की पॉइंट समझ आके, यानी कि बेसिकली सेल वॉल को या बाकी ऑर्गेनल्स को। In the bacteria, viruses do not possess such organelles and therefore are immune to the effect of antibiotics. Antibiotics वायरस में इंटर होकर कहाँ पर इफेक्ट करेगा? क्या वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन है? नो। क्या वायरस के पास सेल वॉल है? नो। क्या वायरस के पास न्यूक्लियस है? हाँ, न्यूक्लियस है? नो। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है? नो। क्लोरोप्लास्ट है? नो। कोई भी तो ऑर्गेनल नहीं है, कोई भी ऑर्गेनल नहीं है वायरस के पास। इवन वायरस को तो लिविंग थिंग भी कंसीडर नहीं करते, तो एंटीबायोटिक कैसे अफेक्ट करे, कहाँ कैसे किस तरीके से किल करे? तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स वायरसेस पर अफेक्ट नहीं करते, सिर्फ बैक्टीरिया पर अफेक्ट करते हैं। हाउ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ये की पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिर बाकी वाली जो वीडियो है आप उसको कोशिश कर लेंगे तो कवर करने के बाद अब ये समझते हैं कि हाउ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको एक बात, हमारे पास कुछ ऐसे बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया ऑफ कोर्स बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती हैं, और अगर ये हो गया तो फिर मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब है आप उस बॉडी को एंटीबायोटिक दे रहे हो, आप बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक को एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बैक्टीरिया को कुछ नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक से। बात समझ आ गई है? यानी कि रेजिस्टेंट हो गया, वो एंटीबायोटिक को भी होल्ड कर सकते हैं बैक्टीरिया।
अब हम यहाँ पर ये की पॉइंट समझते हैं. People not completing course of antibiotics causing a reservoir of bacteria to remain. This is a basic key point. हमारे पास फॉर सपोज़ एक पेशेंट है और वो डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मेरी तबीयत ख़राब है और आप मुझे कुछ मेडिसिन लिख दें. तो डॉक्टर ने कहा कि आपको हम 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स दे रहे हैं. आपको 5 दिन ये वाली एंटीबायोटिक्स है जिसका फॉर सपोज़ नाम पेनिसिलिन है और आपको इसको लेना है 5 दिन के लिए. बस सिर्फ 5 दिन लेना है और 5 दिन का कोर्स. डॉक्टर हमेशा कहता है कि आप अपनी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें. आपको जो हम मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स देना है आप उसका कोर्स, और मेडिसिन का तो फिर भी इतना नहीं होता जितनी एंटीबायोटिक्स का होता है, इसका कोर्स आप पूरा करें, ज़रूरी होता है. अब 5 दिन का कोर्स दे दिया, वो पेशेंट अपने घर आ गए. उन्होंने पहले दिन मेडिसिन खाई एंटीबायोटिक, सो गए. अगले दिन उठे फिर मेडिसिन खाई, सो गए. तीसरे दिन उठे फिर मेडिसिन खाई. उनको ऐसा फील हुआ कि यार मैं आज तीसरा दिन है, मैंने मेडिसिन खाई है एंटीबायोटिक और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है. मैंने थर्मामीटर से अपना बुखार चेक किया और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बुखार नहीं है, और थर्मामीटर ने बताया कि मुझे बुखार नहीं है. उसी के साथ साथ मैं डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर्स के पास गया. मैंने अपनी खुद की तबीयत ऑब्जर्व की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मल हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मुझे एंटीबायोटिक की और ज़रूरत नहीं है, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है. तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने भाई 3 दिन एंटीबायोटिक्स ले लिया. एंटीबायोटिक्स बहुत ख़तरनाक होती हैं भाई, बहुत आम केसेस में नहीं लेनी चाहिए भाई. एंटीबायोटिक्स ये हैं वो होती हैं इस तरह उस तरह, ये सारा करवा कर उन्होंने कहा कि भाई हम एंटीबायोटिक एक बहुत हैवी मेडिसिन है और अब हम एंटीबायोटिक को मज़ीद नहीं लेंगे. हम सिर्फ एंटीबायोटिक को 3 दिन लेंगे. 3 दिन ले लिया, तबीयत ठीक हो गई. अब हम बाकी के 2 दिन जो उन्होंने कहा था ना कि 5 दिन का कोर्स है, लेकिन मेरी तबीयत पूरी ठीक हो गई है तो मैं एंटीबायोटिक नहीं ले रहा. और यहाँ पे वो करते हैं गलती. जब उन्होंने एंटीबायोटिक नहीं ली, ठीक है, और वो जो 2 दिन का मतलब 2 दिन मज़ीद रहते थे 5 दिन के कोर्स में, उन्होंने वो पूरे नहीं किए. अब 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने बाद उनको फिर से वाली बीमारी हो गई. अब ऐसी बीमारी हुई है कि हम वो वाली सेम एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. क्यों? अभी तो फ़र्क पड़ रहा था. आप कह रहे थे एंटीबायोटिक से फ़र्क पड़ेगा, तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ा वापस? उसका रीज़न ये है, उसका बेसिक रीज़न ये कि आपने कोर्स को पूरा नहीं किया. 5 दिन के कोर्स का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी तबीयत 2 दिन में सही हो जाएगी, 1 दिन में या 4 दिन में सही हो जाएगी तो आप 5वें दिन छोड़ देंगे या 5 दिन का कोर्स पूरा नहीं करेंगे. अगर आपने एंटीबायोटिक को लिया है और डॉक्टर ने जो कहा है कि जितने दिन का कोर्स पूरा करना है और आप नहीं कर रहे, उसका मतलब है कि आप बीमारी को कह रहे हैं कि मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाओ. इस तरह से बीमारियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, बॉडी पर हार्मफुली अटैक करती हैं, अपने बॉडी को मज़ीद वीकन करती है, उनके इम्यून सिस्टम को वीक करती है. तो यहाँ पर ये की पॉइंट समझना. कभी भी अगर डॉक्टर कहे कि 7 दिन का कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, 3 दिन का कोर्स है, एंटीबायोटिक का लाजमी पूरा करें. जिसे नहीं पता आप उसे भी लाजमी बताएं कि डरो नहीं कि एंटीबायोटिक ख़तरनाक है. अगर डॉक्टर ने कहा कि एंटीबायोटिक का कोर्स इतने दिन का तो पूरा करो, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर आगे ऐसी बीमारी हो जाएगी कि वो एंटीबायोटिक काम करना छोड़ देंगे, फिर मज़ीद स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देंगे हम. तो ये थोड़ी की पॉइंट्स हैं और ये चीज़ें पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इस तरह से बनता है. तो ये की पॉइंट समझ आया सबको. Remaining of bacteria mutate to become resistant bacteria with resistance survive. When they reproduce, they pass on their allele for resistance to their offsprings. जब हमारे पास बैक्टीरिया होता है, अब वो जो बैक्टीरिया था कि तुमने भाई मेडिसिन नहीं ली, तो अब वो जो बैक्टीरिया था ना तुम्हारी बॉडी में, तुमने कहा कि भाई मैंने 3 दिन मेडिसिन ले लिया और तुम्हारा बैक्टीरिया बिल्कुल सही हो गया, मतलब तुम्हारा बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल सही हो गई, अब तुम मज़ीद 2 दिन का कोर्स पूरा नहीं करोगे. तो उससे पता क्या हो गया, बैक्टीरिया ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया. क्योंकि मैंने कहा था कि म्यूटेट तो बैक्टीरिया अपने आप को कर सकता है. यहाँ पर जब म्यूटेट कर लिया तो वो चेंज हो गया. अब वो चेंज हो गया तो आगे मज़ीद अपने रिप्रोड्यूस करेगा, तो फिर अपने न्यू ऑफ स्प्रिंग को जो मज़ीद न्यू बैक्टीरिया बन रहे हैं उनमें वो अलील पास करेगा जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए. तो वो वाला जो एंटीबायोटिक है ना जो तुम यूज़ कर रहे थे, अब उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा, और उसको तुमने एक तरीके से यूँ कह लो कि बैक्टीरिया को तुमने मज़ीद ग्रो करवा दिया, क्योंकि अब वो उसके भी रेजिस्टेंट हो गया कि अब वो भी बीमारी तुम पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी. ये बेसिक की पॉइंट्स हैं और ये बेसिक की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. आप जल्दी से यहाँ पर ये चीज़ समझते हैं, हाउ डज एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस अकर. सबसे पहले हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, जिसमें हमारे पास डिक्रीज एबिलिटी टू ट्रीट इन्फेक्शंस, यानी कि हमारे पास जो एबिलिटी थी इन्फेक्शन को ट्रीट करने की, इन्फेक्शन को ख़त्म करने की, वो डिक्रीज़ हो गई है वो एबिलिटी. उसी के साथ साथ इंक्रीज़ ह्यूमन इलनेस एंड मोर्टेलिटी, इंसान के मरने के चांसेस और इंसान की बीमारी के चांसेस ज़्यादा हो गए हमारे पास. उसी के साथ इंक्रीज्ड कॉस्ट एंड लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट, जाहिर सी बात है अब आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया. उसी के साथ साथ ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ रहा है सारी चीज़ें, अब आपको मज़ीद न्यू मेडिसिन ख़रीदनी पड़ेंगी. उसी के साथ साथ एडवर्स इफ़ेक्ट्स फ्रॉम अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स,
इसका आपकी बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। वी कांट से एनीथिंग कि आप अपनी बॉडी को मेडिसिन दिए जा रहे हो और क्योंकि आपने एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया तो अब आपको मजीद नुकसान और मजीद एंटीबायोटिक्स यूज़ करो, तो ये बॉडी के लिए फेवरेबल चीज़ नहीं होती है, नुकसानदेह चीज़ होती है। लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ क्लिनिकली इफेक्टिवनेस एंटीबायोटिक्स, हमारे पास काफ़ी ऐसी क्लिनिकली इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हमारे पास इसके बाद वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं काफ़ी, ठीक है। कि अगर आपने फॉर सपोज व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपने एक एंटीबायोटिक खाई है जो कि 5 दिन का कोर्स पूरा कर रही थी, पर आपने 5 दिन का कोर्स पूरा नहीं किया, अब क्या हो रहा है वहाँ पर, हमारे पास मज़ीद ऐसी एंटीबायोटिक्स कम होती हैं जो कि आपको मज़ीद ऐसे इफ़ेक्ट या मज़ीद ऐसे कहें कि व्हाट आई मीन टू से कि बेसिकली 5 दिन का मज़ीद आपको कोर्स देने न्यू एंटीबायोटिक का, और ये आपकी बीमारी को 100% ख़त्म कर देगी। हमारे पास एंटीबायोटिक्स की ऐसी अवेलेबिलिटी कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। उसी के साथ साथ द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का अब जो इम्पैक्ट है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ताकि ये अब देखो पहले की पॉइंट समझो, उसके बाद में सारा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ बिकॉज वीडियो की ड्यूरेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। वेल, डोंट यूज़ एंटीबायोटिक्स फॉर ट्राइवियल रीजंस, ठीक है, और टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस। अगर तुम्हें कोई वायरस हो गया, लाइक फॉर सपोज कोविड-19 हो गया, मैं एंटीबायोटिक्स ले रहा है माशाल्लाह से, उसको कोविड-19 वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस हुआ और वो एंटीबायोटिक्स ले रहा है, उसे नहीं पता कि वायरस का मतलब एंटीबायोटिक्स वायरस पे कोई इफेक्ट ही नहीं करती, उससे कोई चांस नहीं बनता, वो फिर भी ले रहे हैं। या फिर बुखार हो रहा है, मुझे एंटीबायोटिक दे दो, या फिर मुझे नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है, ठीक है, कफ स्नीजिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, फ्लू हो रहा है, मुझे मेडिसिन दे दो, एंटीबायोटिक दे दो। ऐसे नहीं करना, ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से असल एंटीबायोटिक भी वर्क नहीं करती, ये चीज़ है। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं लो, ये लेना फजूल है, लेकिन जहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि 5 दिन लो, वहाँ 5 दिन लेने, जहाँ बोले 10 दिन लो, वहाँ 10 दिन लेने, भले तुम्हारी तबीयत जितनी भी सही हो जाए, लेकिन टाइम ड्यूरेशन पूरा करो। कंप्लीट द कोर्स, ये की पॉइंट समझा दिया। यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, आप एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो। वही मैंने कहा कि ड्रग जब हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब एक किस्म के हम ड्रग यूज़ करते हैं वो कोई अफेक्ट नहीं करती है, तो क्योंकि वो फिर इतना मज़ीद पावरफुल हो जाती है बीमारी के, फिर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज़ करनी पड़ती है उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ओनली यूज़ वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स व्हेन द पैथोजन इज़ नॉट नोन। फॉर सपोज अगर आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपको कौन सी बीमारी है, तो आप वो किस्म की एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हो जो कि वाइड स्पेक्ट्रम होती है। व्हाट आई मीन टू से बेसिकली इज दैट वी कैन जस्ट से दैट हमारे पास ये वाली एंटीबायोटिक है, ये ओवरऑल अभी चल रही है, एक किसी को बीमारी हुई है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हुआ है और उसके लिए एंटीबायोटिक्स अब ये वाली यूज़ करें। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे वो वाली प्रेफर की है, मतलब डॉक्टर ने भी अभी डायग्नोस या मतलब अगर डायग्नोस जस्ट इन कर भी लिया और उससे फिर भी नहीं पता चल रहा, तो वो भी तुम्हें ये वाली मेडिसिन प्रेफर कर रहा है कि एंटीबायोटिक यूजुअली जो कि सब यूज़ करें, वहाँ पर वो उस पैथोजन का तुम यूज़ कर सकते हो। पर फिर भी कहा जाता है कि एंटीबायोटिक को यूज़ तब तक ना करो जब तक पता नहीं चलता कि कौन सी बीमारी है। खुद से तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करो, डॉक्टर भी अगर कोई कोर्स दे तो उसे टाइम पे पूरा करो और कंप्लीट पूरा करो। रोटेट एंटीबायोटिक्स सो द सेम वंस आर नॉट यूज्ड ऑल द टाइम। एक ही किस्म के एंटीबायोटिक्स को बार बार यूज़ नहीं करो, क्योंकि इससे पहली बात ना कोई तुम्हारी बॉडी पे कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ना तुम्हारी बॉडी पे कोई फ़ायदा हो रहा है, और दूसरी बात ये कि सच अ यूज़लेस थिंग। इससे बेहतर है कि तुम अपनी उस एंटीबायोटिक को यूज़ ना करो, रोटेट इन अ सेंस के चेंज कर लो, एंटीबायोटिक्स के कोर्स को चेंज कर लो, दूसरे एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकते हो। पर ये सब काम हम खुद नहीं करते, बेसिकली डॉक्टर्स बताते हैं और हम उन्हीं के आसरे पे होते हैं यूजुअली। ओके, डोंट यूज़ द सेम एंटीबायोटिक फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। वही एंटीबायोटिक जो ह्यूमन एक जानवर यूज़ कर रहा है, फॉर सपोज काऊ को टीबी हो गया, मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, काऊ को टीबी हो गया और काऊ एक एंटीबायोटिक यूज़ कर रही है, मतलब कैटल फार्म में काऊ को एक किस्म की एंटीबायोटिक दी क्योंकि उसको टीबी हो गया, और इंसान को भी टीबी हो गया, तो वो सेम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है, डॉक्टर से पूछे बगैर, नो, सेम एंटीबायोटिक्स नहीं होगी। ओके, मेटाबॉलिज्म में फ़र्क है ना, काऊ की बॉडी अलग है, ह्यूमन की बॉडी अलग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। काऊ की बॉडी के रिएक्शंस अलग होते हैं, ह्यूमन की बॉडी के रिएक्शंस अलग होते हैं। और इसी के साथ डोंट सेल एंटीबायोटिक्स विदाउट अ डॉक्टर्स। ऑफ कोर्स डॉक्टर की, जब भी डॉक्टर आपको कुछ नहीं बता रहे, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर या डॉक्टर की एडवाइस के बगैर या डॉक्टर जब तक आपको कुछ लिख कर नहीं दे रहे कि आपको ये वाली एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, खुद से यूज़ नहीं कीजिए। खुद से यूज़ करने से बहुत बड़े मसले हो जाएंगे। अपनी तरफ से ही बुखार हो रहा है यूँ यूज़ कर लो, नहीं, इन चीज़ों को प्रिवेंट करो ताकि मज़ीद जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ना हो जाए।
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारे इम्पैक्ट यूज़ करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर इन्फेक्शस डिजीज़। अगर फिर भी कोई की पॉइंट समझ नहीं आया, सो जस्ट कॉमेंट मी बिलो, आई विल बी रिप्लाइंग यू, और एल्स इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लास रिलेटेड टू योर O level or A level biology, I am on your WhatsApp, or just message me on there, and then we'll decide. Also, do not forget to click on the bell icon, do subscribe this channel, and also एक और बात, लाजमी follow कर लेना on my Instagram. I'll see you in the next chapter, the last chapter of your A level biology immunity. Till that, take care.